हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी, यानी धातुओं का क्षरण और रेंसिडिटी यानी बासीपन। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये कहने वाली हूँ, जैसा हमने अनाउंसमेंट में भी कहा था कि आपको जो भी टॉपिक लगता है कि आपको जरूरत है, आपको हर एक इंसान के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं साइंस में स्पेशली कि पूरा चैप्टर क्लियर है बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन या जिनसे आपको डर लगता होगा, तो वो टॉपिक्स बाहर लेकर आइए सो दैट हम लोग वो कवर करा सकें। तो आज का जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स और रेंसिडिटी। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब सभी नहीं होते, सभी क्रियाशील नहीं होते, बट ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। उनके आसपास जो भी जाएगा वो उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमारे आसपास क्या है, हवा। हवा के अंदर क्या है, नमी। तो हवा और नमी का क्या फर्क पड़ता है सभी अलग अलग मेटल्स पर। इसी के साथ हवा और नमी के अलावा हवा में बहुत सारी तरीके की गैस है। हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो अलग अलग तरीके की गैस निकल रही है। तो हमें ये भी पढ़ना है इसके अंदर कि वो गैस यानी कौन सा मेटल, कौन सा धातु पर्टिकुलरली किस गैस के साथ रिएक्शन करता है। तो ये बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो सबके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वो किसी के साथ भी, हवा पानी सबके साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी जो ज्यादा क्रियाशील नहीं होते, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो हर एक के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए हम इनको हर चीज में यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते तो हमारे लिए काफी सही रहते हैं। तो ये सब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये सब करते हैं उन गैस के साथ रिएक्शन जो हमारे व्हीकल से निकलती है, ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादातर सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का संक्षारण। तो इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called corrosion। वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु है उसकी सतह खराब हो जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो हवा हो, चाहे वो नमी हो, पानी हो, या कोई केमिकल हो, कोई अम्ल हो, एसिड हो, उसकी वजह हम उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन यानी संक्षारण। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। जब संचारण होता है तो वो जिस वस्तु पे संचारण हो रहा है, जिस मेटल पे कोरोजन हो रहा है, उसको बहुत कमजोर बना देता है और साथ ही उनका जीवन कम कर देता है। सबसे पहले अलग अलग मेटल्स का अगर आपको कोरोजन करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आयरन की हम बात करेंगे, लोहे की बात करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि हर धातु किस चीज से खराब होगा ये फिक्स है। लोहा खराब होता है दो कारणों से। सबसे पहला है एयर, दूसरा है मॉइस्चर। ठीक है, दोनों ही होने चाहिए, तभी लोहे पे जंग लग सकता है। अगर आप खाली हवा दे रहे हो, बिल्कुल सूखी हवा, ड्राई एयर, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तो भी लोहे पर कभी जंग नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ मॉइस्चर दे रहे हो, नमी दे रहे हो, तो भी लोहे पर कभी जंग नहीं लगेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो जंग होता है यानी जो रस्ट है, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, हवा से ऑक्सीजन आएगी, एयर, और ये मॉइस्चर से आएगा पानी, Fe2O3.XH2O। ये फॉर्मूला होता है आपके रस्ट का यानी कि जंग का। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर आप एक लोहे की कील लो,
उसे आप पानी के अंदर डिप कर दो, ये पानी है, और पानी के ऊपर एक परत तेल की चढ़ा दो। तेल से क्या होगा कि जो बाहर हवा है वो अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो परत है वो किस चीज की है? ऑयल, तेल की। अब आप इस लोहे की कील को रखा हुआ छोड़ दो। आपको मैं बता दूं, कितना भी टाइम रख लो, इस लोहे की कील पर कोई भी जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी है, यहाँ पर हवा नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं कि आपने क्या करा, ये कील ली है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, नलिका के अंदर रखी है, और इसको ऊपर से बंद कर दिया, और इसके अंदर एनहाइड्रस CaCO3 डाल दिया। ये क्या काम करता है? एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट पानी को सोखने का काम करता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट भी डाल सकते हो, वो भी पानी को सोखने का काम करता है। तो जो इसके अंदर हवा होगी उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होगा, सूखी हुई हवा होगी। तो ये कील भी एज इट इज रहेगी, इस कील के ऊपर भी कभी कोई जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें सिर्फ पानी है, ऊपर से ये खुली हुई है तो हवा भी इसके अंदर जा रही है, और अगर इसमें अब आपने एक लोहे की कील रख दी, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जंग लगेगा, इसके ऊपर आपको रस्ट दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए अगर लोहे पर जंग लगाना है तो, एयर भी और मॉइस्चर भी। चलिए, When an iron object is left in damp air, जब आप लोहे की वस्तु को डैम्प एयर यानी नम हवा में, तो नमी भी आ रही है और हवा भी है, आप छोड़ देते हो, तो इसके ऊपर एक पपड़ी के जैसा रेड ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का सब्सटेंस जम जाता है, जिसको रस्ट यानी जंग कहा जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग यानी लोहे में जंग लगना। फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, आयरन है, ये आई है एयर से ऑक्सीजन, रिएक्शन लर्न करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ये आया है मॉइस्चर से। हाँ, इसका फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, और ये क्या लिखा हुआ है? Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, मैं आपको ये बता दूं। N है तो आप N भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है आपका, मतलब जितना पानी होगा उतना जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये है, पानी की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो ये होता है आपका रस्ट यानी जंग। लेकिन जैसे आपने लोहे के केस में तो पर्टिकुलरली याद किया, बाकी सब में इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं, कॉपर सबसे ज्यादा दो चीजों से आप कह सकते हो अफेक्ट होता है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर बहुत लो रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था कि जो लो रिएक्शन होते हैं, जो लो रिएक्टिव होते हैं, जो अक्रियाशील होते हैं, ज्यादा जल्दी से रिएक्शन नहीं करते, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, या शॉर्ट में कहूं तो सल्फर के साथ जुड़ते हैं। तो कॉपर अगर खराब होगा, वो दो तरीके से खराब हो सकता है, या तो वो काला पड़ जाएगा सल्फर के कारण, ठीक है, सल्फर के साथ बनेगा तो कॉपर सल्फाइड, ब्लैक कलर, जो तांबा है वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, या फिर दो गैस के कारण वो कॉम्बिनेशन से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। या लर्न ही करना है तो आपका लेना देना दो गैसों के साथ है, एक जो आप लेते हो और एक वो जो छोड़ते हो। तो लेते ऑक्सीजन हो, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड हो, राइट। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तब, कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ोगे तब। तो दोनों गैस कॉपर पे एक साथ रिएक्शन करती हैं और बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। हालांकि ये सिर्फ याद कराने के लिए है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जब हाइड्रोक्साइड बनता है, OH जब जुड़ता है ना, OH जुड़ता है जब पानी के साथ रिएक्शन हो रही हो। तो कॉपर को जो अटैक करते हैं, या तो अटैक करेगा सल्फर, सल्फर हर उस चीज को रिएक्ट करता है, हर उस चीज को अटैक करता है जो कि कम रिएक्टिव होता है, या तो कॉपर पे अटैक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसके साथ पानी भी निकलता है, और ये फैक्ट है। जब आप CO2 गैस छोड़ते हो तो पानी निकलता है, वो मॉइस्चर निकलता है।
तो अगर दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे तो पानी की वजह से हाइड्रोक्साइड जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनेट जुड़ गया। तो ये पूरा कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये होता है ग्रीन कलर का। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि जो कॉपर की बाल्टियां होती हैं, ठीक है, या कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन जो होते हैं, वो हरे पड़ जाते हैं। वो इस वजह से हरे पड़ जाते हैं क्योंकि पानी अगर डाल रहे हो तो फिर तो यही है ना। जैसे पानी में ऑक्सीजन होती है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो इस वजह से हरे पड़ते हैं। लेकिन कुछ अगर कॉपर के आपने ज्वेलरी या कुछ ऐसा एंटिक पीस है जो हवा में रखा हुआ है बाहर, जहाँ पानी का कोई लेना देना नहीं है, वो काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा है, तो सल्फर रिएक्शन करती है और कॉपर सल्फाइड बनाती है जो ब्लैक रंग का होता है। तो कॉपर दो चीजों की वजह से खराब हो सकता है, या तो कॉपर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का हो, या बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का होता है। और आपको पता है इसमें वर्ड जुड़ रहा है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है एसिड का उल्टा, या हिंदी में बोलूं तो क्षार। ठीक है, जहां भी आपको OH जुड़ा हुआ दिखेगा वो बेसिक होगा या वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेस को खत्म करने का तरीका है एसिड। तो अगर आपको उस कॉपर के बर्तन को साफ करना है, कुछ मत करो, लेमन लो, नींबू, और उसका रस उसमें निचोड़कर उसको साफ कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हम क्यों यूज करते हैं नींबू? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एसिड। और एसिड जब आप बेस के ऊपर गिरोगे तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार काट देंगे एक दूसरे को और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और कॉपर का बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए, अगला है सिल्वर। देखो सिल्वर भी बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव है। आपके लो रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, मरकरी क्योंकि वो लिक्विड होता है तो वो आप लोगे ही नहीं, गोल्ड वो तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, और आपका प्लैटिनम बहुत लो रिएक्टिव है, प्लैटिनम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये दो मेन मेटल्स हैं, धातु हैं, जो बहुत कम क्रियाशील है लेकिन रिएक्शन भी करती हैं। तो इस सल्फर के साथ करती हैं। तो सिल्वर भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? सल्फर गैस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर। जहां सल्फाइड आएगा ब्लैक कलर बनता है ज्यादातर। एल्यूमिनियम की बात करती हूँ, एल्यूमिनियम अच्छे तरीके से रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन करता है। तो एल्यूमिनियम को किसी की जरूरत नहीं है, उसे हवा में रखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और वो होगा ब्लैक कलर का। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनका आपको लर्न होना चाहिए प्रॉपर्ली। इन्हीं मेटल्स के बारे में बार बार पूछा जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स का कौन कौन उनको खराब करता है। तो ये आप जो पढ़ रहे हो ना, कोरोजन भी और रेंसिडिटी भी, दोनों ही किसके कारण होते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। ये दोनों का एक ही कारण है, इन दोनों का कारण है ऑक्सीजन। क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो दो ही चीजें होती हैं। मेटल्स के साथ अगर कर रहा है, धातुओं के साथ, तो वो खराब होंगे, संचारण होंगे। अगर रेंसिडिटी यानी खाने पीने की चीजों के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो वो बासी हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे। तो अब मैं आपको समझा रही हूँ रेंसिडिटी। चल देखो, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे खाने में, हमारे फूड में तेल होता है, ऑयल या फैट होगा ही होगा, चाहे कितना कम अमाउंट में हो पर होगा। तो हमारे खाने में जो फैट या फिर ऑयल है, जो भी वसा या फिर तेल है, जब भी आप उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओगे, कुछ हम चिप्स खा रहे हैं, हमसे नहीं खाए गए, हमने पैकेट खुला हुआ छोड़ दिया, हम नमकीन खा रहे हैं, वो नहीं फिनिश हुई, हमने उसे खुली हुई छोड़ दी, तो ऑक्सीजन क्या करती है? उसके साथ रिएक्शन कर लेती है जो उसमें तेल है या फैट है, और
जो केमिकल या जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें से स्मेल आने लगती है। आप या ये कह सकते हो जो खाना है वो क्या हो जाता है, रेंसिड यानी बासी। क्यों होता है रेंसिड? क्योंकि फैट और ऑयल का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, जिसकी वजह से अजीब सी स्मेल आने लगती है और हम बोलते हैं खाना बासी हो गया है, खाने की जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाती है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, वो कंडीशन, वो स्थिति जो तब बनती है जब एयर में जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करता है फैट और ऑयल से, जिसकी वजह से स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो जाते हैं। उसी को रेंसिडिटी या बासीपन बोलते हैं। रेंसिडिटी की वजह से, बासीपन की वजह से खाना भी खराब हो जाता है और खाने लायक भी नहीं बचता। तो क्या तरीका है अब कि हम खाने को बासी होने से बचा पाए? ऐसा नहीं हम बचा सकते हैं, बस इतना है कि जब तक हम उसे फिनिश करें तब तक हम उसे बचा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने वाले, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोकने वाले। इसमें प्रॉपर केमिकल ही आते हैं और अचार वगैरह में, इन सब में ये डलते हैं। आपके केमिकल्स क्या है, बहुत आसानी से याद करने का तरीका, भा और भट्ट, दैट्स इट। भा भट्ट, ठीक है। फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। दो केमिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन को दूर भगाने का काम करते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं, कुछ समय तक। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो आप एक टॉपिक में पढ़ोगे। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये टॉपिक करते हुए भी, जब आप एक टॉपिक करते हो ना तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिमाग में आते हैं जो आपको नहीं समझ में आते। वो टॉपिक्स बाहर लेकर आओ, वो टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को पता लग सके कि वो टॉपिक्स असल में है क्या। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है यूट्यूब पे, डेफिनेटली एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो अब आप देखो, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं अपने साथ, ठीक है। तो ये वो एजेंट्स हैं जो ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से बचाएंगे। आप एक बात सुनो, दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, ठीक है। बी की लड़ाई है ऑक्सीजन के साथ, तो जब ऑक्सीजन इसके पास आता है तो ए क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है। तो ए ने क्या किया, बी को ऑक्सीजन से बचा लिया, तो ए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो देखो, इन्होंने यही बोला, व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड, जब भी आप एंटीऑक्सीडेंट में को डालोगे फूड्स में, यानी खाद्य पदार्थ में, जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। बट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज to learn the names of these antioxidants. There are two most important antioxidants, Bha and Bhat. Butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene. That's it. Okay, so the very first way to prevent rancidity is to add antioxidants. आप antioxidants डाल दो। दूसरा, पहले शॉर्ट पे बताती हूँ फिर पढ़ के बताऊंगी। एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो। एयर टाइट कंटेनर्स कैसे होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, अंदर हवा नहीं जा पाती, जितनी हवा है बस उतना, उससे वो खराब नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी हवा चाहिए होती है। तो एयर टाइट कंटेनर्स में डालने से क्या होगा, जो फूड मटेरियल है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज by storing the food in airtight containers. In airtight containers there is little exposure to oxygen. ऑक्सीजन के साथ जो आमना सामना होगा वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे खाना खराब होगा, मतलब इतनी धीरे हो जाएगी स्पीड की, इतने में हम उस खाने को फिनिश कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप उस खाने में नाइट्रोजन गैस, देखो मेरी बात सुनो, ये खाना है, अगर इसके ऊपर की जो ऑक्सीजन है मैं उसको हटा दूं, कोई और गैस रख दूं जिससे वो रिएक्शन ही ना कर पाए, तो जैसा होता है स्नैक्स में, चिप्स हम लेकर आते हैं, कुछ भी स्नैक्स लेकर आ रहे हैं तो वो नाइट्रोजन गैस से भरे हुए होते हैं। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्शन ही नहीं करती, वो तो एक बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है। तो होगा क्या, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा तो खाने को तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं ना, खाने के पास तो नाइट्रोजन है, तो खाना
फिर से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए चिप्स वगैरह के पैकेट इतने फूले हुए होते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस होती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा गैस है तो हमें चिप्स कम देने हैं, ऐसा नहीं होता, बट ताकि वो चिप्स बहुत लंबे टाइम तक क्रिस्पी रह सके इसलिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, जब भी पैक किए हुए भोजन को आप एक अनरिएक्टिव गैस जैसे कि नाइट्रोजन से भर दोगे तो वहां कोई ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी जो रिएक्शन करेगी और खाना जो है वो फ्रेश रह पाएगा काफी लंबे समय तक। तो अभी तक आपने 3 तरीके पढ़े, राइट। सबसे पहला क्या था, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। सेकंड, एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो। थर्ड, नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। अब देखो, अब आगे दिमाग चलाना है हमें कैसे, कि कुछ ऐसा करते हैं ना जिससे ऑक्सीजन की दुश्मन नहीं हो, ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। जैसे ठंड, ठंड में या जब टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, ऑक्सीजन के काम करने की एबिलिटी बहुत घट जाती है। हम फ्रिज में रखते हैं इसीलिए खाने को कि वो खराब ना हो जाए, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है ऑक्सीजन के रिएक्शन करने की स्पीड, एबिलिटी कम हो जाती है और अगर खाना आधे घंटे में खराब होना है तो समझ लो खाना एक दिन चल जाता है। By keeping food in refrigerator, when food is kept in fridge, oxidation of fats and oils is slowed down due to low temperature and hence increasing its lifetime. जब भी खाने को फ्रिज में रखोगे क्योंकि तापमान कम रहता है तो ऑक्सीजन रिएक्शन धीरे धीरे करेगा और उसका जो जीवन काल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज बाय स्टोरिंग। अब ऑक्सीजन और लाइट एक दूसरे के दोस्त हैं, जहां लाइट जाएगी वहां ऑक्सीजन जाएगी, लेकिन अगर आप अंधेरे में रखोगे, लाइट से दूर रखोगे, रोशनी से दूर रखोगे तो ऑक्सीजन वहां पे बहुत धीरे धीरे काम करेगी क्योंकि ऑक्सीजन अपने दोस्त के बिना नहीं चलना पसंद करता, सिंपल। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज स्लोड डाउन। अगर लाइट नहीं होती तो जो ऑक्सीकरण होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो रेंसिडिटी रिटार्डेड। देखो, कोई भी मेथड ना ऐसा नहीं है जिससे आप बासी होने से रोक सकते हो, खाना रेंसिड होगा ही होगा डेफिनेटली, बस आप टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो क्योंकि खाना ऐसा है कि आपको खाना है, तो आप बस ये कोशिश कर रहे हो कि इतने हम फिनिश करें, इतने हम उसे बचा पाए। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। तो मैंने बहुत लंबे टॉपिक्स नहीं लिए हैं, इतने मैनेजेबल टॉपिक्स हैं कि अगर आप पढ़ोगे भी तो इंटरेस्ट के साथ वो टॉपिक शुरू होके खत्म हो जाए और आपको हैवी ना लगे, क्योंकि साइंस स्पेशली ऐसा चीज है कि अगर आप अपनी लिमिट के ऊपर पढ़ोगे तो चीजें समझ तो आ जाएंगी पर दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो ये टॉपिक था आपका कोरोजन और रेंसिडिटी का। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक बताना मत भूलिएगा, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जब कुछ 3-4 जो रिकॉर्ड करी हैं वो आ जाएंगी उसके बाद। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, जो आपके लिए होमवर्क में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं चेक करूंगी। जैसे सबसे पहले, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? जंग का क्या फॉर्मूला है? सेकंड, मेन कंडीशंस necessary for rusting of iron। ठीक है, लोहे को जंग अगर उस पर लगना है तो मेन 2 कंडीशंस या मेन कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो होनी ही चाहिए। तीसरा, रेंसिडिटी यानी बासीपन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हम डालते हैं, तो फुल फॉर्म of BHA and full form of BHT। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कॉज ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसकी वजह से हो रही है? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। मैं एक्चुअली आप वीडियो पॉज करो, आप मुझे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ और जस्ट जब आप बता दो वीडियो ऑन कर लेना, मैं आपको इन सब के आंसर्स बता रही हूँ। जस्ट चेक देम योरसेल्फ, आप चेक करो और मुझे बताओ आपको वीडियो से कितनी चीजें दिमाग में रही, दिमाग में बैठ गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन था फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ रस्ट।
and evaluate yourself. Okay, the formula of rust is Fe2O3 dot XH2O. Main conditions necessary for rusting of iron, air and water. और आप combined form में एसएससी पूछ सकता है तो आपका आएगा moist air. Full form of BHA, butylated hydroxy anisole. BHT की full form butylated hydroxy toluene. Cause of rancidity, oxidation of fats and oil in food. जो खाने में वसा या तेल होता है उसका ऑक्सीकरण, ये है मेन कारण रेंसिडिटी का. तो ये क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक है. आई होप क्लियर हो गया होगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं. कॉपर किस चीज की वजह से खराब होता है? कॉपर दो कारणों की वजह से खराब होता है. कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH होल ट्वाइस CuCO3 कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है. इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो? लेमन जूस से या इमली के जूस से. जिस भी चीज में एसिड होगा आप उससे इसको ठीक कर सकते हो. एल्यूमिनियम किसकी वजह से खराब होता है? एल्यूमिनियम खराब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से, डल पड़ जाता है, ब्लैक कलर का पड़ जाता है. सिल्वर क्यों खराब होता है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है. तो गाइज ये थी आज की वीडियो. आई होप आपके लिए आपको मजा आया होगा, टॉपिक भी कवर हो गया होगा. अगर आप लोगों को पहले से आता था तो रिवाइज डेफिनेटली हो गया होगा. इसी के साथ ऑफिसर बैच, आपको पता है सब सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस है. टारगेट्स जो है शुभम सर खुद पर्सनली उसको सुपरवाइज कर रहे हैं. द्रोणाचार्य बैच अगर आप प्रॉपरली मैथ्स को टारगेट कर रहे हो और जैसे बात मैंने वीडियो में आज एक टॉपिक किया है इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए फाउंडेशन बैच तो वो भी हमारे आरबी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है बाय द नेम जनरल अवेयरनेस बैच. तो आप उसमें आज ही एनरोल कर सकते हैं. यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है डेफिनेटली आप चेक दीज आउट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो. दीज आर द बैचेस दैट आर अवेलेबल ऑन आरबी एप्लीकेशन. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय.